सिसिलिया, काफ़ी समय हो गया मिले हुए हमें। 1 हफ्ते से तुमने मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दिया। इतना समय तुम्हें किस चीज़ में लग गया? सिसिलिया कहती है कि मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। ज़ियान कहता है क्या फिर से वही बहाना? सिसिलिया सोचती है इसका ये ठंडा लुक फिर से, मैंने इसे काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा। इसके ये सब्टेल और बोल्ड फेशियल कॉन्ट्रास्ट और सिल्वर हेयर, कुछ भी बदला नहीं इन दिनों में। बात रही इसकी इन ग्रीन आइज़ की, तो इन आंखों में अभी भी वही ठंडापन है, जज्बातों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं सोचती थी कि मैं इसके ऊपर निर्भर हो सकती हूँ, लेकिन वो फैसला आज मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावे में डाल चुका है। 6 साल पहले मुझे मेरे दुश्मन राज्य को बेच दिया गया था। हमारी जो शादी थी वो एक समझौते की शादी थी। मैं जो कि ज़ेनर एम्पायर की एक प्रिंसेस हूँ। बात रही रियान की, वो लिजेन एम्पायर का एक ग्रैंड ड्यूक है। हमारे रिश्ते ने दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती और संबंध बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन ये तो एक ऊपरी परत थी, सच इससे भी कड़वा था। हकीकत में तो हमारी शादी बस एक दिखावा ही थी ना। मैं एक इलिजिबल चाइल्ड थी जो कि ज़ेनर एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस के रूप में बोर्न हुई थी, वो भी एक एक्सटर्नल अफेयर की वजह से। और शायद यही वो कारण था जिस वजह से लोग मुझे नीचा समझते थे और मुझे नीची नज़रों से देखा करते थे। लिजेन के सबसे शक्तिशाली एलेनर डूची के मुखिया ने नाजायज बच्ची से शादी कर ली थी, और शायद इसी बात से उसके बड़े और इतने ज़्यादा घटिया घमंड को एक चोट पहुंची थी। और शायद यही वो कारण रहा होगा जिस वजह से ये मुझे इतना ज़्यादा रूखेपन से ट्रीट करता है। दूसरी ओर बात करें हमारे बच्चे कैसर की, उसके पास उसके पिता की विरासत में दी गई बस एक ही चीज़ है, ना शक्ल ना सूरत, बस उसकी आंखें। उसके पास सेम अपने पिता जैसे ग्रीन एमरेल्ड आइज थी। सिसिलिया अपने होश में आते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैंने आपको काफ़ी याद किया। वो बंदा कहता है, क्या फिर से? रियान कहता है, आज बिल्कुल नहीं। सिसिलिया कहती है कि 1 हफ्ता हो गया, आप उससे मिले नहीं हैं आज तक। जवाब देते हुए रियान कहता है, क्या 1 हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है? सिसिलिया कहती है कि क्यों ना आप उससे जा कर के मिले और उसको एक वार्म हग दें। ये सुन रियान उसको एक कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहा होता है। सिसिलिया सोचती है, ओह, लगता है ये आज फिर से नहीं मिलना चाहता उससे। वेट, ये टी के पास से फिर से सेम सेंट? क्या ये लोग मुझे मारने के लिए फिर से जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं? वहीं बैकग्राउंड सीन में हमें दिखाया जाता है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमें जल्दी से पॉइजन से सिसिलिया को मार देना चाहिए। सिसिलिया भी बता रही होती है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है ज़िंदगी के लिए। वो कहती है कंटिन्यू करते हुए कि ये बेवकूफ़ लोग ऑब्वियसली जानते हैं ये फैक्ट कि मेरे यहाँ पे क्या औकात है। ये चीज़ जानने के बावजूद ये मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं, मुझे टॉर्मेट करते हैं। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग ये जानते हैं कि मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि मैं इन लोगों के रास्ते का एक काड़ा हूँ और समय आ चुका है कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन केसर, उसका क्या दोष है? वो रियान से विनती करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं आपसे विनती करती हूँ, भविष्य में मैं रहूँ या फिर ना रहूँ, आपको किसी भी हाल व कीमत पे केसर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। आप इस चीज़ को मेक श्योर करना कि वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबली बिताए जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाए। और हाँ प्लीज़, उसके लिए एक गुड फादर ज़रूर बनना। वो मन ही मन अपने सपने संजोते हुए बताती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा केसर है वो मेरे बिना भी एक अच्छी ज़िंदगी बिताए। और जब वो 10 या 20 साल बाद अडल्ट हो जाएगा, वो शायद अपनी मॉम को भी ना याद रख पाए। रियान कहता है कि तुम तो वही बात कह रही हो जो सबको पता है, एलेरन खानदान के खून रखने वाले व्यक्ति को इज्जत के साथ तो पेश करा ही जाएगा ना। ये सुन सिसिलिया सोच रही होती है, क्या तुम नहीं जानते इस फैमिली में हम लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, खास तौर पे मुझे और केसर को। इनफैक्ट तुम भी कुछ अलग नहीं हो, तुमने सिर्फ अपने आप को रोक रखा है क्योंकि तुम इस दिखावे को कंटिन्यू करना चाहते हो। हकीकत में तो तुम सबसे पहले वो व्यक्ति हो जो मुझे चाहते हो कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। प्लीज़ आप ये प्रॉमिस भूलिएगा मत जो अभी अभी आपने मुझसे किया है। रियान बीच में उसे काटते हुए कहता है कि हे, बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हें आज इसलिए यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले आवाज़ आती है, योर हाइनेस। सिसिलिया सोचती है इसका ये इनसिंसियर रिप्लाई, मैं श्योर हूँ ये इस बात को ज़रूर से भूल जाएगा, इसको मेरा प्रॉमिस कभी याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं मेक श्योर करूँगी कि ये कभी भूले ही ना। वो कहती है, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। रियान कहता है, क्या? सिसिलिया कहती है कि मैं सच में तुमसे दिल से नफ़रत करती हूँ। आखिरकार उस दिन तुम मेरे करीब आए ही क्यों? मुझे दिलासा क्यों किया? मेरा हाथ क्यों थामा?
और आखिरकार तुमने मुझे अपने प्यार में गिरने के लिए मजबूर किया ही क्यों? तुमने मुझे एम्बेरस क्यों किया? तुमने मेरा इस्तेमाल किया, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया और उन चीज़ों के बावजूद मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे? मैं सिंसियरली इस चीज़ को पछता रही हूँ कि इस दिन मैंने तुम्हें चुना। मैं अपने आप से नफरत करती हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। सिसिलिया को रोता हुआ देख वो एक सांस भरता है, खड़ा होता है। वो कहता है कि जितनी नफरत तुम अपने आप से करती हो उतनी मैं भी खुद से करता हूँ। उसके पास आता है, कहता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो सिसिलिया, है ना? तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? और उसको हक कर लेता है। इसको ऐसा करता देख सिसिलिया सोचती है वो फिर से अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। मुझे पहले लगता था कि उसका ये कभी कभी प्यारा और अपनापन दिखाना प्यार था, लेकिन शायद मैं गलत थी। मैं समझ नहीं पाई इस आदमी को कभी भी। रियान उसे काम करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब इस तरीके से कंप्लेन करना बंद करो। तुम जानती हो ना मुझे प्रोवोक करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सिसिलिया सोचती है क्या कंप्लेन? सच में कितना घमंडी इंसान है। अब जब मैं इस बारे में सोचूं, अगर मैंने ये चाय पी ली तो फिर शायद मैं मारी जाऊंगी। ऐसे में तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे? वो कप उठाती है, उसका एक सिप लेती है, कहती है रियान। अगले ही पल उसके हाथों से कप गिर जाता और खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। उसकी हालत इमीडिएटली बद से बदतर हो जाती है। जो देख रियान पैनिक करने लगता है, वो उसका नाम चिल्लाने लगता है। सिसिलिया अपने आखिरी शब्द कहती है, रियान अगर नेक्स्ट लाइफ होती है तो फिर हम लोग एक दूसरे से कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। हम दोनों के लिए यही अच्छा रहेगा। वो धुंधली आंखों से देख पाती है कि अनएक्सपेक्टेडली रियान यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब से एक्ट कर रहा है। उसकी आंखों में खौफ दिख रहा होता है। वो पैनिक कर जाता है इसके ये हालत देख करके। सीन कट होता है, हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है लिज़ेन इम्पेरियल पैलेस के अंदर, जहाँ पर की मीटिंग चल रही होती है। सब लोग इस बारे में बहस कर रहे होते हैं कि हम लोग भला हमारे जैसे प्रेस्टिजियस फैमिली के लोग ज़ेनर एम्पायर की एक प्रिंसेस को अपनी क्राउन प्रिंसेस कैसे बना सकती है। एक बंदा जवाब देता है, योर मेजेस्टी जो इनका इन्वॉय आया है उसको वापस भेज दीजिए। उससे कह दीजिए कि हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करने वाले, आई मीन एक्सेप्ट करेंगे। मतलब हम लोग उनके ट्रिक में कैसे फंस सकते हैं। एक बंदा उसे काटते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, इमोशंस को इस जगह पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर बीच में मत लाइए। वो बंदा भी जवाब देता है कि लॉर्ड एडन, इस तरीके से क्या हम बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके देखते रहे? वो लोग हम लोगों को डिसऑनर कर रहे हैं। तो एक बंदा कहता है कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो हम अपने दुश्मन के ये रिडिकुलस एक्सेप्ट करें डिमांड को, या फिर उससे हम फाइट बैक करें। कहानी बताई जाती है कि लास्ट ईयर ही जो सालों से चलती हुई आई हुई वॉर है वो एंड हो गई और लेजेंड एम्पायर होली एम्पायर ज़ेनर से हार गया। ज़ेनर को लिजेन की तरफ से एक लेटर मिला जिसमें लड़ाई रोकने की बात की गई थी, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठा करके लिजेन को जलील और उसके गुरूर को तोड़ करके हार मानने पर मजबूर कर दिया। हम ज़ेनर एम्पायर के किंग को देख सकते हैं, उसके मन ही मन में थॉट्स चल रहे होते हैं कि मैं सिसिलिया की शादी करवाऊंगा क्राउन प्रिंस लिजेन से और उन लोगों को जलील करूंगा। बैक टू द स्टोरी, लिजेन किंगडम में एक बंदा कह रहा होता है कि आप लोग जानते हो वो प्रिंसेस, उसको तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिली है ज़ेनर नेम की। दैट मीन्स वो एक इलिजिबल चाइल्ड है। इसका जवाब देते हुए एक बंदा लॉजिकली कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग वॉर को कंटिन्यू करें? तुम जानते हो ना हमारे कोवर्कर्स और हमारे जो यूथ है वो पूरी तरीके से इसमें हारी जाएगी। एक चश्मुद्दीन इसमें सहमति जताते हुए कह रहा होता है कि हाँ, इस तरीके से गुस्सा करने से इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जा सकता। ज़रूर उनका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मोटिव होगा ये करने का। बीच में ये कहता है कि क्या बात हो गई, क्राउन प्रिंस पूरे ही टाइम यहाँ पे शांत बैठे हुए हैं। क्राउन प्रिंस कहता है, लॉर्ड एलेनर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो दूसरा भी सहमति जताते हुए कह रहा होता है कि यस योर हाइनेस, आप भी बताइए आप क्या विचार रखते हैं। लॉर्ड एलेनर कहता है, वेल मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि ये जो बहस है ये पूरी तरीके से समय बर्बाद कर रही है। चलो तुम लोग तो इस तरीके से बहस करते रहोगे और बहस चलती रही तो फिर ये तो खत्म ही नहीं होगी। क्यों ना मैं एक सॉल्यूशन दे दूं। उन लोगों की रिक्वेस्ट यही है ना कि वो लोग यूनियन बनाना चाहते हैं सबसे नोबलिस्ट और ब्राइटेस्ट लिजेंड के साथ। यहाँ पर ये चीज़ तो मेंशन कर ही नहीं गई है कि इस यूनियन तभी बनेगी जब वो ब्राइटेस्ट और नोबल मैन क्राउन प्रिंस ही हो। या फिर आप सभी को ये लगता है कि क्राउन प्रिंस इकलौते थ्रोन को हासिल करने की लाइन में है? इसकी ये बात जैसे लोगों के कानों में पड़ती है वो लोग घुसपुस करने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ इस बारे में सोचा जाए तो फिर वो लिजेंड के उत्तर और पश्चिमी भाग के विशाल मैदानों और इलाकों के ऊपर शासन करता है।
वो इकलौता डूची ऑफ एलेनर का लॉर्ड है, एक वॉर हीरो, और थ्रोन को हासिल करने की लाइन पे दूसरे नंबर पर भी है। लिजेन ने अपने कैपिटल को अंत तक संभाल करके रख पाया और ऐसा ज्यादातर लॉर्ड एलेनर की ही वजह से मुमकिन हो पाया था। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर जेनेर के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो एलेनर ही है। क्राउन प्रिंस भी सोच रहा होता है कि हाँ, हो सकता है कि वो लोग ग्रैंड ड्यूक एलेनर को इस यूनियन के लिए एक्सेप्ट कर ले। क्या इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर खास तौर पे नाम को मेंशन नहीं किया था? रियान भरी सभा में कहता है कि मैं उसको अपनी डुचेस के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। एम्पर कहता है कि क्या वो नाजायज औलाद श्योरली यहाँ पर क्राउन प्रिंस को चुनना चाहेगी, क्या तुम उसका परस्यू करना चाहते हो? रियान कहता है ऑफ कोर्स, मैं उसको यहाँ पर चूज करने के लिए मजबूर करूंगा, फिर चाहे मुझे कोई सी भी तरकीब इस्तेमाल करनी पड़े। क्राउन प्रिंस कहता है कि माय लॉर्ड, आखिरकार आप करना क्या चाहते हो? बीच में ही मोटा कह रहा होता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। आखिरकार जो लॉर्ड एलेनर है वो रूलर जो ठहरे हैं, उनका घर इतना ज़्यादा शानदार और चमकदार है, उनके घर में 100 से भी ज़्यादा सर्वेंट काम करते हैं, प्योरली वो इन्हीं को चूज़ करेगी। उनके मेंशन के अंदर ऐसी ऐसी अनोखी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो तो एक नाजायज़ औलाद जो ठहरी। एम्पर कहता है कि जो सेम चीज़ें हैं वो लिजेन में भी मिल सकती हैं, जो मटेरियलिक थिंग होती है वो उसकी चॉइस को बदल नहीं सकती। ये सुन मोटा घबरा जाता है, पैनिक करते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर कैसे हो सकता है? रियान एक पॉज लेता है, उसके बाद कहता है जैसा कि तुमने कहा था ये इतना भी मुश्किल भरा नहीं होने वाला। मैं उससे कहूँगा कि मैं उसे अपनी ही तरह इक्वली ट्रीट करूँगा। रॉयल फैमिली के नाजायज बच्चों की हैसियत वहाँ पर एक कीड़े से भी कम मानी जाती है। मुझे इस बात का यकीन है कि ज़ैनर में उसे कभी भी इज्जत और सम्मान नहीं मिला होगा। उसे कन्विंस करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं उसे ये चीज़ महसूस करवा दूंगा कि लिजेन और ज़ैनर से एलेनर कितना ज़्यादा डिफरेंट है। मैं उसे ये चीज़ महसूस करवाऊंगा कि मैं और ये पूरी कंट्री उसे डिग्निटी, गरिमा के साथ ट्रीट करेंगे, और मैं उससे प्यार करूंगा बिल्कुल इक्वली। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्रिएटली वो मुझे ही चूज़ करेगी। ये बात सुन सभा के अंदर सबके तोते उड़ जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि सच में जो लॉर्ड एलेनर है वो कितना ज़्यादा क्रूअल है। माना कि वो हमारी एनिमी एम्पायर की एक इलिजिमेंट चाइल्ड है, पर फिर भी इतना बुरा उस बारे में सोचना और उसके साथ ऐसा करना, क्या नहीं लगता ये भेदभाव है? एक बंदा बीच में कह रहा होता है कि पर क्या आपसे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी? आपके खानदान की इज्जत इस दाव के ऊपर है। और वैसे भी 10 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना, इलिजिमेंट चाइल्ड से जुड़ा हुआ हादसा हुआ था। उसके बाद ये सुनते ही वो पास्ट में चला जाता है, सोचता है कि भला मैं उस मंजर को कैसे भूल सकता हूँ। 10 साल पहले वो याद करता है कैसे इसके अंकल ने इसके ही मदर फादर को मार डाला था, इसके खुद के अंकल के द्वारा इसको धोखा मिला था। वो सबको जवाब देता है हाँ, मैं इस बारे में खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इस रास्ते के बीच में नहीं आने देने वाला। जब बात ऐसी ही है तो फिर मैं ऐसा कोई सा भी काम नहीं करने वाला जिस वजह से मेरे खानदान की जो इज्जत है वो खतरे में आ जाए। एम्परर सोच रहा होता है कि ये नेगोशिएट करने का ट्राई कर रहा है। रियान कहता है अगर डूची की इज्जत और शान बनी रहे तो फिर जो जिलोना प्लान्स को छोड़ देना भी काफ़ी उचित कीमत रहेगी। मतलब वो ये कह रहा है कि डूची की रेपुटेशन बनाए रखनी है तो फिर जो जिलोना प्लान्स है उसको यहाँ पर कुर्बानी कर देना ये एक बराबरी का सौदा है। वो बंदा सोच रहा होता है कि जिलोना एक बहुत उपजाऊ और कीमती इलाका जो कि लिजेन के पास ही है, लेकिन फिर भी एलेनर लिजेन की आखिरी उम्मीद और सुरक्षा है। और वैसे भी वो जेनेर की इलिजिमेंट डॉटर को भी तो अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वो ऑर्डर देता है कि ठीक है फिर तुम जिलोना को ले सकते हो। रियान कहता है कि मुझे खुशी हुई, ऐसा लगता है कि आज मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ। एम्पायर उसे फिर से वार्न करता है कि अपने शब्दों के ऊपर से पीछे मत हटना, तुम्हें उस लड़की का पीछा करना पड़ेगा ही। वो भी कहता है ऑफ कोर्स, मैंने जुबान दी है। और यहीं पे इनकी जो मीटिंग होती है ख़त्म हो जाती है, सारे लोग जाने लगते हैं। पीछे से क्राउन प्रिंस कहता है रियान, आखिरकार अभी तुमने जो मीटिंग में कहा था क्या उससे सच में यही मतलब था? रियान सवाल करता है योर हाइनेस, आप किस चीज़ को रेफर करना चाह रहे हो? क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि मैं वो जिनेर की प्रिंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम उसको अपनी ही तरह इक्वली प्यार करोगे, क्या ये सच है? रियान कहता है क्या ये चीज़ मैटर भी करती है अगर मैं करता हूँ या फिर नहीं? जियान उससे कहता है कि अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि तुम तो शायद इस बारे में खुश हो गए ना कि मैंने उसको अपनी बना लिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम उसको अपनी क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहते थे।
या फिर तुम एक और वॉर को स्टार्ट करना चाहते हो। क्राउन प्रिंस एगर कह रहा होता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो मन में ही सवाल करता है कि इस समय रेहान बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हम लोग साथ ही बड़े हुए हैं, मैं अच्छे से इसको जानता हूँ। इसीलिए ये मेरे लिए काफ़ी आसान है, मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि इस वक्त ये बंदा क्या सोच रहा होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ इसे। रेहान के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। वो किसी नाजायज़ बच्चे को अपनी तरह बिल्कुल इक्वली ट्रीट कर ही नहीं सकता। जब तक वो एक नाजायज़ औलाद है, उसकी किस्मत पहले ही डिसाइड हो चुकी है। मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ कि एलेनर मैनर में उसके साथ अच्छा बिहेव हो, उसको रिस्पेक्ट मिले। अगर उससे कहता है कि इस समय तुम जो भी प्रपोज करने वाले हो उससे, पर फिर भी ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा क्रूअल है, थोड़ा तो उस बारे में भी सोचो, तुम उसका बेवकूफ़ बना रहे हो। रेहान कहता है कि यह घर, मुझे लगता है कि तुम हमारे दुश्मन राज्य की प्रिंसेस के ऊपर फिदा तो नहीं हो गए हो, तुम उसका इतना ज़्यादा साथ क्यों दे रहे हो। वेल, तुम कह रहे हो कि मैं उसका बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ये बात इतनी भी गलत नहीं है। सच कहूँ तो फिर हाँ, कुछ ऐसा ही है। वेल, तुम क्या सजेस्ट करते हो इस बारे में? क्या मैं उसको पकड़ करके डंजन में डाल दूँ? या फिर मैं उसे पर्सनली टॉर्चर करूँ, उसकी टांगें तोड़ दूँ, उसकी आंतें फाड़ दूँ, या फिर उसको मारूँ जब तक कि खूनम खान ना हो जाए? मैं सिर्फ सवाल करता हूँ, क्या इन टैक्टिक्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके ऊपर? क्या उसे परस्यू करने के लिए ये रास्ते अपनाना अच्छा नहीं रहेगा? या फिर इससे भी एफिशिएंट वे है मेरे पास? सच में किस्मत कितनी ज़्यादा बुरी होती है ना? वो एक इलिजिबल चाइल्ड है, अगर नहीं होती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, अब वो मेरी ग्रैंड डुचेस बनने वाली है, मुझे कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। अगर सवाल करता है, तुम जेनर एम्पायर के अंदर उससे 8 साल पहले मिले थे, क्या तुम्हें याद है? ये सुनते ही वो 8 साल पहले की मेमोरी में चला जाता है, जिस समय मार्कस एक वॉल को अटेंड कर रहा होता है। ये लोग वहीं पर उससे मिले हुए थे, जो कि एक मास्केट वॉल था। रियान कहता है, क्या बात है, तुम्हें भी ये चीज़ याद है? एगर कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, वो एक इनोसेंट और लवली गर्ल थी, वो भी एक और विक्टिम है जेनर एम्पायर की, तुम्हें उसके साथ घटिया तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। रियान कहता है, एगर क्या बात है, मुझे लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसके साथ मिसट्रीट करूँगा। तुम तो मेरे बारे में मुझसे भी अच्छा जानते हो, मैं अपने इमोशंस को अपने काम के बीच में नहीं आने देता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो नाजायज़ है या फिर नहीं, जब तक के लिए वो अपनी औकात में रहती है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। मैं भी शायद कुछ सालों बाद वो अबेल हो, अपने लिए एक सेफेस्ट रास्ता फाइंड आउट कर ले, वो डूची से निकल जाए और अपने लिए एक गुड हस्बैंड फाइंड आउट कर ले। दूसरी ओर हमें जेनर एम्पायर में दिखाया जाता है, एक लेडी सिसीलिया को नीची नज़रों से देखते हुए कहती है कि तुम्हें याद है ना कि लिजेन में तुम्हें किस तरीके से एक्ट करना है, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? वो कहती है कि हाँ, मुझे सारी चीज़ें याद है। वो लेडी कहती है, लूसीफर तुम्हें वहाँ लेकर के जाएगा, ज़रा मुझे बोल करके बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद है। सिसीलिया वो लाइनें रिपीट करती है, लिजेन जा करके उस नोबल आदमी से शादी करनी है और उन लोगों को दिखा देना है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कि उन लोगों की औकात कितनी छोटी है। ये सुनते ही वो लेडी कहती है कि बहुत बढ़िया, जाओ लूसीफर के साथ अब। इसी के बाद वो लूसीफर नाम का बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले सीन देखते हैं, सिसीलिया के पास एक ब्लैक शेडो टाइप की एनर्जी घूम रही होती है। वो एनर्जी उससे कहती है, सिसीलिया क्या तुम ठीक हो? सिसीलिया कहती, काइन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काइन कहता, सिसीलिया मैं इन सभी को मारना चाहता हूँ, बताओ क्या मैं इन सभी को मार दूँ? सिसीलिया कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी मारी जाऊंगी। देन सिसीलिया बताती है, काइन एक डार्कनेस का राजा, ये मेरे ही शरीर के अंदर वास करता है, सेम टाइम पे ये मुझे हर्ट भी करता है और मुझे प्रोटेक्ट भी करता है। ये एक ऐसी इकलौती चीज़ है जो बचपन से ही मेरे साथ है अर्थ के ऊपर, इसके बाद मेरे पास कोई सी भी मेरे साइड में चीज़ नहीं है। सिसिलिया डायरेक्टली कहती कि हे काइन, जल्दी से तुम मेरे अंदर चले जाओ, अगर किसी ने नोटिस कर लिया तो दिक्कत हो सकती है। वो भी जवाब देता है कि ओके। अगले ही सीन दिखाया जाता है, ये लोग जो होते हैं लिजेन एम्पायर पहुंच चुके हुए होते हैं। सिसिलिया जो होती है यहाँ की इमारतों की बनावट को एडमायर कर रही होती है और सोचती है कि मैं श्योर हूँ मुझे इतनी ज़्यादा लग्जीरियस पैलेस में तो ये लोग रखेंगे नहीं। दो ही जगह है जहाँ पर कि ये लोग मुझे जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं, पहला प्रिजन के अंदर, या फिर शायद इनकी किस्मत हुई या फिर कोई अच्छा बंदा हुआ तो फिर वो मेरे को एक पैलेस के अंदर रख भी सकता है। मन ही मन वो कह रही होती है, अगर मैं क्राउन प्रिंस से शादी कर लेती हूँ प्रिजन के अंदर जाने के बाद, तो फिर
इतने में कायन कह रहा होता है, सिसिलिया तुम्हें सबको मार देना चाहिए, अंदर जाकर के सबको अपने काबू में कर लेना चाहिए, या फिर डायरेक्टली उस आदमी के पास जाओ, उसे सड्यूस करो, उसको अपने डार्कनेस के अंदर फंसा लो और फिर एक बच्चे को जन्म दो जो कि इनके लिए मिसराइवल लेकर के आएगा। पूरा एम्पायर इसी तरीके से डूब जाएगा क्योंकि सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। एक औरत के सामने आने के बाद वो लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। सिसिलिया कह रही होती है कि नहीं, मैं ऐसी घटिया हरकतें बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसे आदमी को सेड्यूस करूँ जिसको कि मैं प्यार भी नहीं करती, उसके साथ बच्चा भी करूँ? क्या तुम पागल हो चुके हो? इसके बजाय मैं यहाँ से भागना पसंद करूँगी। वो मन ही मन सोचती है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? हाँ, ये पॉसिबल है, काइन की पावर्स के साथ मैं यहाँ से भाग सकती हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पास मेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। ऐसे में अगर मैं यहाँ से भाग सकती हूँ तो फिर मैं उस अच्छी खासी लाइफ को बिता सकती हूँ, क्योंकि किसको पता है यहाँ आने के बाद मैं कब मारी जाऊँ। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं पूरी अपनी लाइफ फ्रीली जी सकूँ? ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है, इतने में पीछे से एक नाइट आके डायरेक्टली इसकी ठुड्डी को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम गंदी औरत, उन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है इस स्टेट के अंदर। पीछे से लूसीफर आते हुए कह रहा होता है कि हे नाइट, जरा संभल करके, वो तुम्हारी रुचि की प्रिंसेस होने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हायर पोजीशन वाले को तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए? अगले ही पल देखते हैं सिसिलिया के पास रायन आ जाता है। रायन कहता है कि मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। वो नाइट की तरफ देखता है। सिसिलिया उसकी ओर देखते हुए कहती है कि ये आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा प्योर सिल्वर हेयर कभी नहीं देखे। ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो नाइट जैसे ही रियान को देखता है डायरेक्टली उसको क्रिएट करता है। उस आदमी को लिजेन रियान को योर हाइनेस बोलता हुआ देख सिसिलिया सोच रही होती है, क्या ये लोग इसको योर हाइनेस करके एड्रेस कर रहे हैं? इसका मतलब कि ये, मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है, आज से पहले उसको कभी देखा नहीं है। वो आदमी जिसके पास मैं जाना चाहती थी। नाइट कह रहा होता है कि योर हाइनेस आखिरकार आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? रियान कहता है, क्या तुम्हें अभी तक ऑर्डर्स नहीं मिले? मैंने ऑर्डर्स पहले ही दे दिए थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ऑर्डर दिया था कि उसको डायरेक्टली एलेनर मैनर के अंदर लेकर के आया जाए। इतने में सिसिलिया को भी याद आ जाता है, हाँ, मैंने इतिहास की बुकों में इसका नाम सुना था। इसका नाम, क्या ये ग्रैंड ड्यूक एलेनर नहीं है? रियान कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम भूल गए, मैं इसको यहाँ से लेकर के जाता हूँ। वो नाइट कहता है, क्या कहा आपने? रियान कहता है, क्या मेरे को अपने आप को फिर से रिपीट करना होगा? अगले ही सीन में सिसिलिया कह रही होती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था। रियान कह रहा होता है कि ये तो मेरा प्लेजर है आपसे मिलने के लिए। देन उसके हैंड पे किस करता है, जो देख करके वो ब्लश कर जाती है। वो उसका थैंक्स करती है। वो भी कह रहा होता है, ऑफ कोर्स। वो कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हारी पैलेस की ओर तुम्हें लेकर के जाता हूँ। सिसिलिया कह रही होती है कि पता नहीं कि ऊपर मुझे थोड़ा ऑफ सा फील हो रहा है। रियान जाते जाते सवाल करता है रास्ते में कि मैंने सुना कि जो तुम्हारी जर्नी थी वो काफ़ी मुश्किल भरी रही थी। सिसिलिया कहती कि वो आपकी चिंता के लायक नहीं थी। रियान कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो फिर तुम थक गई होगी, तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। ये जो रास्ता तुम देख रही हो, ये जो कमरा है, ये तुम्हारा होने वाला है। एक बार जब सेरेमनी हो जाती है तो फिर तुम ऑफिशियली यहाँ पर रह सकती हो। फिर वो अंदर जाकर के वहाँ का फर्नीचर देख रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस होता है। फिर वो रियान की ओर देखती है जिसकी कि आउटफिट और बाकी जो एक्सेसरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस होती है। वो कहती है कि ये सारी चीज़ें इसके लिए कितनी ज़्यादा नॉर्मल है। वहीं बात करी जाए मेरी, मैं तो इस जगह पर आउट ऑफ पैलेस लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है एक हीरे के महल के अंदर एक गंदा सा पत्थर रख दिया हो। मैं तो इस जगह पर बिल्कुल एक स्ट्रीट बैगर की तरह लग रही हूँ। ये सारी चीज़ें इसके लिए कितनी ज़्यादा नॉर्मल है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन शायद इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर इसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा तो फिर सच में मुझे थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा। और शायद मैं इस तरीके से इसलिए फ़ील कर रही हूँ क्योंकि इस फ़ॉरेन कंट्री के अंदर ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसको कि मैं अभी जानती हूँ। और शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि फ्यूचर में मुझे इसको सेड्यूस जो करना पड़ेगा। इसी के बाद वो आवाज़ लगाती है, योर हाइनेस, मुझे लगता है। इससे पहले वो वहीं पे रुक जाती है। शायद काइन ने उसको अपने आप से रोका हुआ होता है। वो कहता है कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें हार्शली ट्रीट नहीं कर सकता। सिसिलिया कहती है कि काफ़ी लंबा समय हो गया योर हाइनेस हम दोनों को मिले हुए। वहीं रियान सोच रहा होता है कि एक पल के लिए मुझे लगा कि वो लड़की मेरे बिल्कुल पास में थी, लेकिन भला वो यहाँ से कब गई? उसकी प्रेजेंस तो मुझे फील ही नहीं हो रही है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है?
सिसिलिया कह रही है कि क्या मैं इकलौती हूँ जो कि इस बात को याद करके रखी हुई हूँ, और अगर ऐसा है तो फिर मैं इन शब्दों को दोबारा कभी लेकर के नहीं आऊँगी, और अपना सर नीचे झुका लेती है। रियान सोचता है कि ये लड़की यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती। इसका घटिया सा लुक, इसके भड़कीले और बहले हुए यहाँ पर बाल, इसकी ये ड्रेस कुछ भी यहाँ से मेल नहीं खा रही। कुछ भी इसको लेकर के चार्मिंग है ही नहीं। वहाँ पर जो मेड्स होती है वो भी विश्वर कर रही होती है। रियान सोच रहा होगा चलो कोई भी बात हो, कुछ भी हो, ये सून टू भी मेरी वाइफ होने वाली है और यहाँ की ग्रैंड डुचेस भी। मैं लोगों को इसको नीचे दिखाते हुए देख नहीं सकता। वो मेड्स को फटकार लगाता है और उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। रियान उसके पास आता है, उसको अपना कोट उड़ाता है। वो कहता है कि मुझे फीलिंग्स आ रही है कि शायद हमने एक दूसरे को पहले भी कहीं ना कहीं देखा है। क्या लगता है, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ या फिर सच? सिसिलिया, काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। ये सुनते ही वो ब्लश करते हुए कहते हैं कि क्या आपको मैं याद हूँ? आपको श्योरली मैं याद हूँ, आप भूले नहीं है ना? रियान सोच रहा होता है कि मुझे इस चीज़ का पछतावा था कि मेरे को इतनी घटिया मेमोरी क्यों याद आ गई। ऐसा लगता है कि उसी मेमोरी की वजह से यहाँ पर मेरे पास एक चांस है इसको अपनी ओर करने का। ये शुरुआत इतनी भी बुरी नहीं है। सिसिलिया शर्माते हुए कह रही होती है कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया। असल में उस समय आपने मास्क वेयर कर रखा था और इस समय नहीं, इसलिए नहीं। तो रियान कहता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वो ये सोच रहा होता है ये एक ऐसी औरत है जिसको कि अपनी पूरी ज़िंदगी में इज्जत नहीं मिली है। ये हर वो किसी व्यक्ति से कनेक्शन बनाना चाहेगी जिससे ये बना सकती है। अब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड होती जा रही है क्योंकि इस चीज़ से मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? वो उससे पूछता है क्या अब हमें चलना चाहिए? वो स्माइल कर रही होती है। अगला ही सीन दिखाया जाता है हमें इम्पीरियल एनेक्स का, जहाँ पर किसको रूम दिखा दिया जाता है। वो बंदा बताता है ऐसे कि ये तुम्हारा रूम है और ये सारी चीज़ें आज से तुम्हारी होने वाली है। यहाँ पर मेड्स को अटेंड करवा दिया गया है। अगर उनमें से कोई तुम्हें पसंद नहीं आती तो फिर तुम चेंज कर सकती हो अपने हिसाब से। अगर कोई मिसबिहेव करने की कोशिश करती हो तो तुम डायरेक्टली उसको फायर कर देना। ये कहते हुए देख वो सोचती है मन में, क्या ये कुछ ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो रहा है मेरे साथ फिर से? मैंने सोचा था कि हम लोग इस तरीके से और ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग और ज़्यादा दूरियां बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बीच में एक लकीर खींच रहा है। वहीं रियान को देखते हैं जो कि किसी मेड को बता रहा था कि चलो अपनी लेडी को सबसे पहले बात लेने के लिए लेके जाओ, उसके बाद वो डिनर करेगी। सिसिलिया कहती है कि एक मिनट योर हाइनेस, मैं पूछना चाहती थी क्या मैं यहाँ रहने वाली हूँ? वो भी कहता है कि हाँ, क्या कोई दिक्कत है? सिसिलिया सोच रही होती है ये इतना लग्जरियस रूम मुझे दे रहा है जहाँ पर कि हर एक चीज़ है, हर एक कीमती चीज़ है। ऊपर से इतनी सारी मेड, मैंने आज से पहले इतनी सारी मेड कहीं पर भी नहीं देखी। ऊपर से इसने मेरे को ये अथॉरिटी भी दी थी कि मैं जब चाहूँ तो इनको यहाँ से हटा सकती हूँ। आज से पहले मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किसी ने नहीं किया, किसी ने भी मुझे कोई सी भी अथॉरिटी नहीं दी। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं इकलौती ऐसी बंदी थी जिसके साथ मिसट्रीट होता था और उसको कभी भी कोई भी औकात दिखा देता था। बात ऐसी नहीं है कि मेरे को ये चीज़ जायज़ नहीं रही है, बस इतनी बात है कि ये कुछ ज़्यादा ही है मेरे लिए। वो रियान से भी कहती है योर हाइनेस, मुझे लगता है कि ये जो जगह है मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है। वो कहता है क्या कुछ ज़्यादा? सिसिलिया कहती है कि हाँ, मुझे इतना दिखावटी रूम नहीं चाहिए, एक सिंपल सा कमरा भी चलेगा मेरे लिए। रियान कहता है कि नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन सिसिलिया इंसिस्ट कर रही होती है। रियान उससे कहता है कि नहीं, जो एलिनर्स होते हैं वो अपने गेस्ट को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। इतने में देखते हैं लूसीफर बिना नॉक करे अंदर घुस आता है रूम के। रूम को देखते हुए वो कह रहा होता है कि वाह, काफ़ी अच्छा रूम है, फ्यूचर ग्रैंड डुचेस के लिए काफ़ी ही अच्छा है। थैंक यू योर हाइनेस, आपकी काइंडनेस के लिए। उसको वहाँ देख कर के एक पल के लिए तो रियान भी शॉक हो जाता है। वो कहता है सिसिलिया से ठीक है फिर तुम्हें आराम करना चाहिए। देन यहाँ से जाने लगता है। उसको चाहता हुआ देख सिसिलिया उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे कुछ कहना चाहती है। वो बंदा इसको देखता है इसकी ओर और फिर डायरेक्टली वहाँ देखने लगता है। सिसिलिया सोचती है कि मैं कर क्या रही हूँ। बात ऐसी नहीं है कि मैं इसे क्लिंज हो रही हूँ, बस इतना है कि मैं लूसीफर के साथ अकेले यहाँ नहीं रहना चाहती। और उसके हाथ काँप रहे होते हैं, जिस चीज़ को ये भी नोटिस कर लेता है। सिसिलिया उसको इस तरीके से अप्रोच करने के लिए माफ़ी मांगती है। वो भी कहता है कि ठीक है फिर। वहीं लूसीफर जो होता है जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि लिजेन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, यहाँ पर की टाइल्स और कोई ज्वेलरी मुझे नहीं दिख रही, क्या बात है? उसको ऐसा बोलता हुआ वो बंदा भी इसके पास आ जाता है। लूसीफर कहता है कि क्या हुआ? रियान उससे कहता है मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम और कितना अंदर आना चाहते हो? लूसीफर कहता है कि मैं सिसिलिया का गार्ड हूँ और उसकी सेफ्टी का इंचार्ज भी हूँ। रियान कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो?
मुझे लगता है कि तुम्हें सीधे शब्दों से समझ में नहीं आएगा। ठीक है फिर, हमें बात करनी चाहिए। फिर वो गेट बंद करके उसको बाहर लेकर के आ जाता है। वो कहता है, क्या सच में तुम उसके गार्ड हो? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा। मन ही मन तो वो ये सोच रहा होता है कि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है। वो लोग यही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सिसिलिया किसी चीज़ को ख़राब करती है, वो उसको जान से मार देंगे। इसी वजह से शायद वो वहाँ पे काँप रही थी। और चीज़ें इसी तरीके से चलती रही तो फिर वो डेफ़िनेटली क्राउन प्रिंस को चूज़ करेगी, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी पे रहता है। अगर मुझे अपना प्लान को पूरी तरीके से यहाँ पर करना है तो फिर मुझे इस बंदे का कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं लूसीफर को देखता है, जो कि घबराते हुए कह रहा था कि हे तुम जेनर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से धमका नहीं सकते। तुम मेरे साथ मिसट्रीट नहीं कर सकते, भले ही तुम ग्रैंड ड्यूक ही क्यों ना हो। रियान कहता है, क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेनर, और उसके बावजूद वो इस तरीके से इस हालत में यहाँ आई है। वहीं लूसीफर घबराते हुए कह रहा होता है कि ओ तेरी, मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया, आखिरकार मैं इससे क्यों टकराया यहाँ पर। मेरे सामने अभी जो आदमी खड़ा है वो डीमन ऑफ द वेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं क्या करूं? मेरा तो उसके सामने कोई सामना है ही नहीं। रियान अपने स्वॉर्ड उठाते हुए कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें जेनर से यहाँ पर किस लिए सेंड किया गया, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और उसको नॉकडाउन कर देता है। वो अपने गार्ड को बुलाता है, कहता है कि इसको ठिकाने लगा दो। ये सीन यहीं पे कट होता है। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सिसिलिया अपने रूम में होती है, कहती है कि काफ़ी दिन इस तरीके से बीत गए, मैं यहाँ पे अनजान लोगों के साथ और अनजान रूम के अंदर बैठी हुई हूँ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगा कि इतने दिन मैंने किस तरीके से स्पेंड कर दिए। यहाँ सिर्फ एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, कोई मुझे नीचा नहीं दिखाता, ना ही गंदी नज़रों से देखता है, ना कोई मुझसे मिसट्रीट करता है। जो भी मुझे देखता है वो काइंडली स्माइल करते हैं। दिन प्रतिदिन ये रूम काफ़ी सारी चीज़ों से भरता चला गया। और अब जब मैं अपने आप को मिरर के अंदर देखती हूँ तो मुझे पता चलता है मैं वो इंसान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गई हूँ। अब तो मैं खुद को ही देख के नहीं पहचान पाती, कुछ दिनों पहले मेरी क्या हालत हुआ करती थी और अभी मैं कैसी लग रही हूँ। क्या सच में ये मैं ही हूँ? वही सिसिलिया की मेड को देखते हैं, जो कि उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि आपको ग्रीन काफ़ी सूट करता है योर हाइनेस। मुझे लगता है कि हिज हाइनेस को भी ये काफ़ी पसंद आएगा। सिसिलिया कहती है, क्या सच में? लेकिन तुम लोग उसको हिज हाइनेस ऐसा क्यों करके बुलाते हो? तो मेड कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो यहाँ पर मेड के तौर पे काम करती हूँ। जो ग्रैंड ड्यूक का रेजिडेंस है यहाँ पे सारे लोग उसको इसी ओहदे से बुलाते हैं। सब लोग उनको हिज हाइनेस करके ही बुलाते हैं। सिसिलिया सोचती है, तो ये एल्नर का रूम है, जो एक ऐसा रूम जहाँ पर कि हर एक तरीके के गिफ्ट भेजे जाते हैं, वो भी ग्रैंड ड्यूक के द्वारा। ये रूम इतना ज़्यादा खुशहाल है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि एल्नर का छोटा रूप हो। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं फिर से यहाँ के ऑनर से नहीं मिल सकती, क्योंकि उस दिन के बाद से वो यहाँ आए ही नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं होगा, उसने पहले ही मुझे यहाँ पर स्कॉट कर करके ले आया था। मैं नहीं जानती वो इस तरीके से जो तोहफे हैं मुझे क्यों सेंड कर रहा है। मैं तो सिर्फ उसको एक बारी देखना चाहती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ और उससे बात करना चाहती हूँ, बस एक बारी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस किस्म का इंसान है। वहीं इसके इनर वॉइस में काइन कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए सिसिलिया। सिसिलिया कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ जो काइंडनेस होती है वो फ्री में नहीं मिलती। काइन भी कहता है, ऑफ कोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारे को फ्री में ये सारी चीज़ें भिजवा रहा हो। तो सिसिलिया कह रही होती है, लेकिन मन ही मन में सोचती है कि सच तो ये है कि मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी का अंत इस तरीके से हो। मैं क्या कर सकती हूँ? काइंड, शायद हो सकता है ना यहाँ पर और कोई सा रास्ता हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस जगह में हैप्पीली और फ्रीली जी सकूँ। इस नाइस पैलेस में अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहनूँ, जो मन में आए वो करूँ। यानी जो सीन होता है यहीं पे कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सिसिलिया जो होती है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। इतने में रियान वहाँ आकर के उसकी तारीफ करते हुए कहता है, ये तुम्हें काफ़ी सूट कर रहा है। वो मन में उसकी तारीफ करता है कि इसके ये काले घुंघराले बाल और नीली आंखें इस सिल्वर ड्रेस की खूबसूरती और बढ़ा रही हैं। सच कहूँ तो इसको इस तरीके से देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर हुआ हूँ। वो उससे कहता है, सच कहूँ तो फिर आज तुमने मुझे काफ़ी हैरान कर दिया, तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो सिसिलिया कहती है कि एक्चुअली जो बैरी है उसने मेरी मदद करी थी ये चीज़ें पिकअप करने में। रेयान कहता है कि ऐसा लगता है कि उसकी नज़रें काफ़ी अच्छी है, उसने हर एक तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें चुनी थी और तुम पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से सूट हो रही है। तो सिसिलिया मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि ऑफ कोर्स ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर असल में यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं मेरे प्रति। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है और काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवहार भी करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ।
रियान कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट हो रही हो। सिसिलिया कहती है क्या? वो कह रहा होता है कि एलेनोर में तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा ट्रीट हो रहा है ना? एज़ अ गेस्ट तुम काफ़ी खुश हो यहाँ पर लगता है। तो सिसिलिया सोच रही होती है कि सच कहूँ तो फिर मैं थोड़ी-सी स्ट्रगल कर रही हूँ यहाँ पर एडजस्ट होने में, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पहले से बदल गई। एकदम से इस तरीके का माहौल अपनाना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ ये सिर्फ़ एक पासिंग ड्रीम है। अच्छा मेरे लिए यही रहेगा मैं इसे यूज़्ड टू नो ना हूँ। क्योंकि अगर मुझे इसकी हैबिट हो गई तो फिर फ्यूचर में मुझे ही नुकसान होने वाला है। रियान पूछता है क्या तुम बोर नहीं हो जाती पूरा दिन इस तरीके से बैठे रह करके एक ही रूम में? वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ये जगह पसंद है। मन ही मन वो सोच रही होती है कि मुझे लगा था ये इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं होगा, लेकिन इसके सामने आने के बाद से ही मेरी जो दिल की धड़कन है वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। क्या मुझे फ़ीवर हो चुका है या फिर कुछ और? इतने में रियान की आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो कहती है कि मतलब? वो कहता है कि 1 मिनट रुको, उसके पास आता है, एक नेकलेस निकाल कर के उसको पहनाने लगता है। वो कहता है क्या बात है, तुम नर्वस लग रही हो। मन ही मन सिसिलिया सोचती है कि क्या ये एक नेकलेस है? इस नेकलेस का कलर तो बिल्कुल इसकी ग्रीन एमराल्ड आई की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। रियान उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो अब। सिसिलिया मन ही मन में तो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूँगी, इस तरीके से ये अगर मेरी तारीफ़ करेगा तो। वो उससे सवाल करती है, योर हाइनेस आखिरकार आप मेरे प्रति इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हैं? आपने मुझे इतनी ज़्यादा लग्ज़रियस पैलेस में रुकने का मौका दिया, मुझे इतने ज़्यादा लवली पर्सन से मिलवाया, इतने ज़्यादा अच्छे कलर से कपड़े गिफ्ट किए और बाकी सारी चीज़ें। आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये सुन वो मन में सोचता है, क्या मैं इसके प्रति इतना अच्छा था? ऐसा लगता है कि इसकी पूरी ज़िंदगी में किसी ने भी इसको काइंडनेस नहीं दिखाई होगी। इसके हिसाब से जो भी चीज़ें मैं इसके लिए कर रहा हूँ लगता है कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। मुझे जो तोहफ़े मिले थे मैंने उन्हीं तोहफ़ों को रीसेंट इसको कर दिया था। और हाँ, एक और ऐसी चीज़ मैंने करी थी जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। अनइंटेंशनली मैंने इसको एक नेकलेस गिफ्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि जो मेरी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है मेरे लिए। मेरे अंकल की तरह जो इलिजिबल चाइल्ड होते हैं ना, उनको इस तरीके से बहलाना-फुसलाना काफ़ी आसान होता है। इनकी जो अफ़ेक्शन पाना है कितना ज़्यादा आसान है। देन वो उसका हाथ पकड़ता है, वो उससे कहता है कि तुम फ्री हो, तुम्हें जो भी पसंद आता है वो करने के लिए। तो इस तरीके से बार-बार ही फ़ॉर्मली मुझसे ये सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है। मन में ही सोचता है ये मेरे लिए बिल्कुल एक पीस ऑफ केक की तरह है। देन उसके नज़दीक जाने लगता है, वो सोचता है ये कितनी ज़्यादा नर्वस लग रही है। वो उसकी खूबसूरती में डूबते हुए कहता है ये जब भी अपने आईलैशेज़ फड़काती है तो इसकी आँखों में मैं साफ-सीधा देख सकता हूँ, इसकी ब्लू आइज़ कितनी खूबसूरत लगती है। इसकी आँखों में देख कर के ही पता चलता है ये दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर मैं इसकी ये डार्क रेड लिप्स को चूम लूँ तो? ऐसे हालातों में ये औरत मुझे किस तरह से देखेगी? वो उससे पूछता है क्या कुछ और है क्या तुम पसंद करती हो? क्या तुम कुछ और चाहती हो? मन में सोचता है कि ये कितना ज़्यादा ब्लश करेगी अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस। वो इसके ज़्यादा और करीब बढ़ते हुए कहता है कि अगर कुछ और नहीं है तो फिर, और उसको डायरेक्टली किस कर देता है। मन ही मन सिसिलिया सोचती है कितना अजीब है, मैं उसको दूर करना चाहती हूँ पर सेम ही टाइम पे करना भी नहीं चाहती। इसने जो किस किया है वो काफ़ी जल्दबाजी में किया, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी कि ये मेरे को पसंद नहीं आया। आखिरकार इस सिचुएशन में मेरे को इसने एकदम से किस क्यों किया? किसी ने भी जनरल में मुझे बताया नहीं था। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मैं इससे ये पूछना भी नहीं चाहती कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस तरीके से जो मेरी इमेजिनेशन है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी अगर कुछ और मिला तो। वो शर्माते हुए पूछती है, क्या लीजेंड में हर तरीके की नोबेल्टी इसी तरीके से करती है? रियान कहता है, ओह! क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि क्राउन प्रिंस को क्या पसंद है? वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं पूछना चाहती। मैं सिर्फ़ इतना सोचती हूँ कि जितने ज़्यादा काइंड आप हो इसके आधा भी अगर वो काइंड हो ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और तो और मैंने इस बारे में भी सुना है कि आप और क्राउन प्रिंस जो है वो कज़न हैं और आप दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। सिसिलिया मन में सोचती है मैं क्राउन प्रिंस से अभी तक तो नहीं मिली हूँ, लेकिन जेनर एम्पायर के अंदर मैंने उसका एक पोर्ट्रेट देखा था। देख कर के ही पता चलता है वो कितना ज़्यादा जेंटल पर्सन रहा होगा। वहीं रियान को देखते हैं जो कि इसको घूर रहा होता है। सिसिलिया कहती है योर हाइनेस। रियान कहता है क्या तुम क्राउन प्रिंस को लेकर के क्यूरियस हो रही हो? अगर तुम इतनी ही क्यूरियस हो तो फिर कल उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाती? अगर तुम उसके मेन पैलेस में जाती हो तो फिर शायद तुम उससे मिल सको। ये सुनते ही वो सोचते हैं कि ओ ये अपने फॉर्मल सेल्फ में वापिस आ चुका है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे कुछ गलत इरादे नहीं रखने चाहिए। वो उससे कहती है कि थैंक यू योर हाइनेस आपने मुझे ये चीज़ें बताई। वो भी कहता है हैव अ नाइस डे।
लेकिन हम रियान को देखते हैं जो कि इस चीज़ की वजह से प्रोवोक हो चुका होता है। वो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत मेरे सामने क्राउन प्रिंस के बारे में पूछ रही है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुझे मॉक करना चाहती थी? और तो इसने ये ऐसा तब पूछा जब मैंने इसको किस किया उसके बाद ही। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन ये अपने आप को समझती क्या है? क्या ये मुझे बेवकूफ़ समझती है? एक मूवमेंट के लिए तो मुझे खुद ही लगा था कि इसने मेरा बेवकूफ़ बना दिया। मैंने इसको अभी जस्ट किस किया था, उसके बाद ही ये किसी और इंसान के बारे में मुझसे पूछ रही है। लेकिन अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जैसी जो वल्नरेबल वूमन है वो मेरे पास वापसी से भागते हुए आएगी, क्योंकि वो बंदा इसको गोल्ड ग्लैंस ही देने वाला है। रेहान उससे कहता है कि जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो फिर मुझे बताना लीजेन की तुम्हारी आंखों में क्या इज्जत है। मन ही मन में तो खुश होते हुए कह रहा होता है कि जब रोते हुए मेरे पास आओगी ना तब मज़ा आएगा मुझे। देन जो सिसिलिया होती है वो यहाँ से जाने लगती है। बाहर के जो लोग होते हैं वो उसको देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये वही लड़की नहीं है जो जेनर एम्पायर से यहाँ आई है। इसके बारे में मैंने सुना था, ये काफ़ी बड़ी ट्रबल मेकर थी, पर देख करके तो ऐसा लगता है कि इतनी भी बड़ी नहीं है, ये तो काफ़ी सुशील लग रही है। सिसिलिया कहती है कि काफ़ी सारे आँखें मुझे ही देख रही थी, पर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन चीज़ों से मैं यूज्ड टू नो होती। क्योंकि सिसिलिया अपनी जगह हर किसी से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती है, क्योंकि ये सभी बिल्कुल सेम चीज़ें कहते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोग उसे अक्सर नीचा समझते थे, इसलिए उसको लोगों की पहचान अच्छे तरीके से हो चुकी है। कौन उसे अच्छा समझता है और कौन उसे बुरा समझता है, वो सिर्फ़ आँखों से देख कर के ही ये चीज़ें बता सकती है। लेकिन जब बात रियान की आती है तो फिर चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। ऐसा लगता है कि उसने एक केयरफुली मास्क वियर कर रखा है जिसको कि हटाना काफ़ी इम्पॉसिबल है। उसके साथ होने पर सिसिलिया को एक्साइटमेंट और फीलिंग महसूस तो होती थी, लेकिन फिर भी उसे उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा या विश्वास नहीं था। हाँ, वो दयालु है, लेकिन इकलौता दयालु ही नहीं है। मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि लिज़ेन और एलेनर ने क्या चीज़ दाँव पे लगा रखी है। मैं क्राउन प्रिंसेस नहीं बन सकती क्योंकि मेरी पैदाइशी को लेकर के लोगों को उचित नहीं मानते। इसीलिए मेरे लिए अगला सबसे बड़ा और अच्छा पद यही रहेगा, ग्रैंड डुचेस बनना। वो मुझे इसलिए चाहता है क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है, ना कि इसलिए क्योंकि वो मुझसे सच में प्यार करता है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि अभी तक मैं इन सारी चीज़ों से यूज़्ड टू नो नहीं हुई। अगर मेरे को उस जगह का ज़रा सी भी हैबिट हो जाती ना, तो फिर मेरे लिए दिक्कत होती, मैं बाद में पछताती। नाउ ये मेरे लिए एक मौका है, अगर अब मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं यहाँ से किसी न किसी कीमत पे भाग कर के ही रहूँगी। इसी के बाद वो आवाज़ लगाती है, कियान, और वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। ज्ञान मेरा वो अजीब और रहस्यमयी साथी है जो मेरी पैदाइश से ही हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मेरा ही दिल हो। ज्ञान उससे कहता है, सिसिलिया क्या हमें चलना चाहिए? वो भी नोट करती है। ये सीन यहीं पे कट होता है। हम क्राउन प्रिंस एरर को देखते हैं जो कि कहता है, क्या वो गई? वो यहाँ से चली गई। वो सोचता है, उसके गहरे काले बाल और नीली आंखें बिल्कुल सपने की परियों की तरह लगती थी वो याद करता है जब वो पार्टी में उससे एक बार ही मिला था, उसने उससे वादा किया था कि सिसिलिया हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, है ना? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। 8 साल पहले मैंने सिर्फ़ उसका एक बार ही नाम लिया था और शायद उसी समय से वो जो लड़की है मेरे दिल में बस चुकी थी। उसकी याद मुझे एक साथ चाहत और दुःख दोनों का एहसास कराती है। वो अपने गार्ड को आवाज़ लगाता है, उसको ऑर्डर देता है कि आप बॉर्डर्स के ऊपर गार्ड्स को और ज़्यादा तैनात कर दो। अगर कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन तुम्हें लिखता है डार्क हेयर बाल और ब्लू आइज़ के साथ, तो फिर उसको बॉर्डर क्रॉस मत करने देना, मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करना। तो गार्ड कहता है, क्या हम उन्हें पकड़ कर के आपके पास लेकर के आए? इस बात पे वो 2 मिनट के लिए सोचता है, वो कहता है दोबारा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, सेफली उसको बॉर्डर क्रॉस करने देना। वो सोचता है लिसेन का प्रिंस होने के नाते ये फैसला अच्छा नहीं हो सकता है, इसके कारण फिर से जंग भी छिड़ सकती है। फिर भी मुझे खुद ही ज़ेनर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, नेसेसरी प्रिपरेशन करनी ही होगी। ये सीन यहीं पे कट होता है। हम देखते हैं रियान को, जिसको भी ये खबर मिल चुकी होती है। वो कहता है, क्या वो चली गई यहाँ से? मेड भी कहती है कि हाँ, लगभग वो काफ़ी देर से यहाँ पर नहीं आई है, बैक गार्डन के पास से जब से वो गई है शाम हो गई, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आई। रियान कहता है, एनेक्स के आसपास ढूंढो, उसको कहीं जाने मत देना, क्या पता वो खो गई हो। मन में सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ से कहीं और चले जाए, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और छोटी वूमेन है, वो खो भी सकती है। क्या हम उसको ढूंढने के लिए जाना चाहिए? तो जो मेड बैरी होती है वो कहती है कि मैंने हर जगह योर हाइनेस उनको ढूंढ लिया, इंपीरियल पैलेस के नाइट से भी पूछा, किसी को भी वो नहीं मिली, कहीं पर भी एनेक्स के पास वो नहीं मिली। हमने उनकी छानबीन काफी घंटों तक करी, पर हमें उनका कोई सा भी ट्रेसेस नहीं मिले। ये सुनते ही वो गुस्से से हाथ पटकते कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए? वो मेड घबरा करके अपने घुटनों के बल आ जाती है।
वो सोचता है लिज़ेन उसके लिए बिल्कुल कंप्लीटली एक फॉरेन कंट्री है, उसको यहाँ का कतरा-कतरा कुछ भी नहीं पता। जो पैलेस के गार्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तैनात है अच्छे तरीके से। गार्ड्स के रहते वो फ्रंट गेट से तो यहाँ से नहीं भाग सकती है, वो कहाँ गई होगी? वो याद करता है उसने उससे किस तरीके से बात करी थी, पूछती थी कि आप इतने ज़्यादा अच्छे मेरे प्रति क्यों हैं? वो सोचता है इतना कुछ कहने के बाद वो यहाँ से भाग कैसे सकती है? इस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं मेक होता है। वो यहाँ से जाता है और सिसिलिया के रूम में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर के देखता है कि उसकी नेकलेस, उसकी ड्रेस, बाकी सारी चीज़ें जैसी की तैसी वहीं पर पड़ी है। वो सोचता है मैंने उसको जो चीज़ें दी थी वो सारी की सारी यहाँ पर है, सिर्फ़ उन चीज़ों को छोड़ कर के जो वो अपने साथ लेकर के आई थी। मेड बेरी भी कह रही होती है कि योर हाइनेस वो यहाँ से कुछ नहीं लेकर के गई थी। बस उनकी जो बिलॉन्गिंग्स थी आई मीन उनके साथ जो उनके कपड़े लत्ते थे बस वही लेकर के गई है। वो सोचता है मन ही मन में इसका मतलब मैंने उसको जो चीज़ें दी थी उसने उनको ठुकरा दिया, कुछ लेकर के नहीं गई। कितना हास्यपदक है, उसने यहाँ से भागना मैनेज कर लिया। रियान एलेनर कभी भी अपनी चाही हुई चीज़ को पाने में नाकाम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एक बेबस लड़के जिसको लोग तुच्छ समझते थे उसके पकड़ से भाग निकली। सच में मैं उसको लेकर के कितना गलत था। वो ऑर्डर देता है वो अभी ज़्यादा दूर तक नहीं निकली होगी, नाइट्स को भेजो उसे ढूंढने के लिए। देन उसको उसके मन में उसके ख्याल आते हैं, वो सोचता है वो किस तरीके से आज सुबह एक्ट कर रही थी। देन कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पर्सनली उसे ढूंढने के लिए जाऊँगा। वो सोचता है भला एक ऐसी औरत जिसकी की ज़्यादा उम्र भी नहीं है और एक एनिमी कंट्री के अंदर कहीं जा सकती है, उसके तो यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार भी नहीं है, ना ही कोई कनेक्शन है, ज़्यादा दूर वो नहीं गई होगी। फिर चाहे भले वो बिना ट्रेसेस से यहाँ से गायब ही क्यों ना हो जाए, कभी ना कभी तो मेरे हत्थे ज़रूर चढ़ेगी। लेकिन सिसिलिया का 3 महीनों तक कुछ भी पता नहीं चला। वो लड़की जो कि एलेनर और लिज़ेन के बीच हुए समझौते का शांति का प्रतीक थी, अचानक से ही दोनों जगहों से गायब सी हो चुकी है। और इस कारण की वजह से ज़ेनर और लिज़ेन के जो संबंध है वो तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। हमें डायरेक्टली 3 महीने बाद दिखाया जाता है ज़ेनर जाने के रास्ते में। क्राउन प्रिंस कैरेज के अंदर सोचता है कि मेरा ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था ज़ेनर जाने के लिए। एलेनर की मदद होने के बावजूद लिज़ियन इतना दबाव झेल नहीं पाता और आखिरकार उसे एक नया एग्रीमेंट करना ही पड़ता। वो याद करता है कि वो लोग कह रहे थे कि चीज़ें इस तरीके से देखा जाए तो फिर सिसिलिया के लिए भी अच्छी नहीं रहेंगी। वो कहता है कि उनकी सिसिलिया को तलाशने की वजह ज़ेनर की पावर दिखाना नहीं थी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि उनके पीछे कोई गिरी हुई और गुप्त साजिश मकसद नज़र आ रहा है। अब ये चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि सिसिलिया जो है वो हाइलैंड में है। फ़िलहाल तो वो सुरक्षित है, लेकिन कई महीनों से वहाँ रहने की वजह से उसकी तबीयत अच्छी ना होने की संभावना है। और इन्हीं कारणों की वजह से मैं इस मामले में और ज़्यादा घुसता चला जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाए। ऊपर से जो रियान है वो डूची को काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ नहीं सकता। इस तरह से देखा जाए तो फिर वो सिसिलिया के ऊपर गिव अप कर ही देगा। सीन कट होता है, हम रियान को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है एलिनर की वो लड़की भी बिल्कुल इसी तरह की थी। 10 साल पहले मेरे अंकल मेरे पेरेंट्स को मारने के बाद लगभग 1 साल तक भागते रहे थे। मैंने उसे लगातार पीछा किया, उसे उसी तरह तकलीफ दी जैसे उसने दूसरों को दी थी। ये सब मुझे उसी पुरानी घटना की याद दिला रहा है। 3 महीने ये तो कुछ भी नहीं है। इतने में देखते हैं इसका जो नाइट होता है वो इसके पास आते हुए कहता है योर हाइनेस मेरे पास आपके लिए कोई रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। जो सुन वो भी डायरेक्टली उठ जाता है और उसी को घूरने लगता है।